आज हम एक महत्वपूर्ण क्लास पे चर्चा करने वाले हैं, जो है भारत में जनजातियों की संख्या स्थिति, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की संख्या स्थिति। और हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं और उनकी कौन कौन सी उपजातियां हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत ही क्वेश्चन आए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है छत्तीसगढ़ जनजाति का। और ये छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है जो हर किसी को पता होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम रह रहे हैं तो हमें इन बारे में पता होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी मुख्य जातियां हैं, कौन कौन सी उनकी उपजातियां हैं। तो ये हमारे कल्चर में ही शामिल है और ये आर्ट एंड कल्चर का भाग भी है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों को जानने से पहले हम देख रहे हैं कि भारत में जनजातियों की स्थिति क्या है, उनकी संख्या क्या है। तो भारत में कुल केंद्र सरकार के द्वारा 705 प्रकार की जनजातियों को घोषित किया गया है और जो एक समुदाय था जिन्हें समय पर देखते देखते उन्हें जनजातियों की श्रेणी में लाया गया है, जो कि हम देख चुके थे कि अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 342 में इनका वर्णन है। उसके बाद देखते हैं कि ये 75 क्या था। 75 उन जनजातियों में से 75 को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया था। पूरे भारत की बात हो रही है ये। अब हम छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं तो उनमें से 5 जनजातियों को छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों का है, जिसमें से अबुझमाड़िया, कोरवा, कमार, बिरहोर, बैगा, ये 5 जनजातियां हैं। अब कुछ समय के बाद इनको तो ठीक है, इनका तो चल रहा था, जो भी योजनाएं चल रही थी, फिर छत्तीसगढ़ शासन को लगा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनके उत्थान की आवश्यकता है। तो उन्होंने वर्ष 2003 में 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया। वो है एक पंडो और दूसरी है भुजिया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जनजाति हैं और हम मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हुए हैं। तो मध्य प्रदेश हमारी मातृ राज्य रही है, तो हम जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं वो मध्य प्रदेश को अपनी माता मानते हैं। तो हमारे जो भारत में पूरी जनजातियों का सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। हम अलग हुए हैं तो हमारे यहाँ भी उतनी ही जनजातियां भरी पूरी हैं। तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जनजातीय प्रदेश है, भरपूर है जनजातियों से। और बस्तर को तो डायरेक्ट बोला गया है जनजातियों की भूमि। अगर जनजातियों को देखा जाता है तो हमारे यहाँ 42 प्रकार की कुल जनजातियां हैं। टोटल 42 प्रकार की जनजातियां हैं और इनकी 161 उपजातियां हैं। तो हम आज उन्हीं उपजातियों पे चर्चा करने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से और खुद की जानकारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इस राज्य में निवास कर रहे हैं तो हमारे यहाँ की सारी चीजों को हम जानेंगे जरूर। एक परीक्षा फाइट करने से पहले खुद की नॉलेज बहुत जरूरी होती है। तो ये 42 जनजातियां जो मुख्य होती है उनकी 161 उपजातियां हैं। क्योंकि हमारे यहाँ देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो जनजातियों का जो जनसंख्या है वो कितना है, 78,22,000 जनजातियों की जनसंख्या है। और इन जनसंख्या में देखा जाए तो गोंड सबसे ज्यादा यहाँ पर निवास करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और वो पूरे जनजातियों में 56% वो अपना हिस्सा रखते हैं अगर उनकी जनसंख्या देखा जाए तो। और छत्तीसगढ़ में कुल जनजातियों का जो परसेंटेज है वो 30.62% है, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस तरह से जो गोंड जनजाति है वो हमारे यहाँ बहुत प्रमुख जनजाति है। अब हम जैसे कि इस भूमि को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड को क्यों कहा जाता है, क्या गोंड निवास करते हैं इसलिए कहा जाता है, बताओ? इसलिए कहा जाता है। तो जानकारी को थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अगर गोंडवाना लैंड छत्तीसगढ़ को कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, क्या कारण है गोंडवाना लैंड कहने का। तो आइए चलते हैं कुछ 20 करोड़ साल पहले। कुछ बातें 20 करोड़ साल पहले की हैं, जब धरती का निर्माण हो रहा था। धरती अपनी अपनी स्थिति में चल रही थी। जैसे किसी समुदाय में जीव जंतु अपने अपने परिवार में रह रहे थे, उस तरह से ये धरती अपने बीच में रह रही थी। तो इस धरती में 2 महाद्वीप थे, एक जम्बू द्वीप और उसी का नाम है दूसरा गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड को ही दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में जम्बू द्वीप भी कहा गया है। पुराणों में इस धरती का नाम जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, आज भारत का नाम जम्बू द्वीप भी बोला जाता है। चलिए उस कारण को देखते हैं गोंडवाना लैंड कहने का। तो जो ये जम्बू द्वीप या गोंडवाना लैंड था, इसमें कई देश शामिल थे बट एकदम शून्य स्थिति में। जैसे कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका,
दक्षिण अफ्रीका जैसे देश, अंटार्कटिका जैसे देश इस गोंडवाना लैंड में शामिल है, और भी कई देश थे। क्योंकि हमारा विषय ज्योग्राफी नहीं है, लेकिन हम गोंडवाना लैंड को क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हिस्सा था, इसमें जो दक्षिण अफ्रीका का मेडागास्कर का पार्ट है, वहां पर एक छोटा सा टुकड़ा, जो भूमि में जो प्लेट टेक्टोनिक होता है, उस प्रक्रिया के दौरान एक छोटा सा हिस्सा मेडागास्कर का धीरे 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 अलग होने लगा, मूव करने लगा। और ये एक दिन की बात नहीं थी, ये कई करोड़ साल की बात थी। जो भी प्रक्रिया हो रही है भूमि में, वो एक साथ नहीं होती है, धीरे 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 हलचल होता रहता है उसमें। तो यहाँ से ये हिस्सा गोंडवाना लैंड के हिस्से से, छोटा सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा धीरे 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 मूव करने लगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सागर था, टेथिस सागर, जिसमें सारी नदियों का गाद इसमें भरता था। और जो टेथिस सागर होता है, काफी अंदर में भी उसमें पहाड़ होते हैं, अंदर में भी उसमें काफी जीव जंतु होते हैं। तो एक सागर के नीचे भी एक दुनिया होती है, वहां भी भूमि, मैदान और पहाड़ होते हैं, उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। तो इस तरह से टेथिस सागर में ये दबाव पड़ने लगा, ये हिस्सा जो कि भारत की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। इस टेथिस सागर में जब बड़े पैमाने पर बढ़ने लगा, तो इस सागर पे बलम पड़ने लगा, मतलब धीरे धीरे दबाव पड़ने लगा। तुम देखोगे कि एक तुम दरी पर है, कठोर दरी है, उसमें तुम दबाव करोगे तो क्या होगा, सरकने से ज्यादा क्या होगा, उस पर घुमावदार वलन पड़ते जाएंगे। तो वहां पर धीरे धीरे क्या होगा, दबाव का इधर से दबाव बढ़ता चला गया और उनमें फोल्ड बढ़ती चली गई। तो इस सागर में यही चीज हुआ, यहाँ से नीचे से जो भी उनके पहाड़ होंगे, वो पहाड़ ऊपर की ओर उठने लगे। क्यों उठने लगे? क्योंकि ऊपर में एक अंगारा लैंड भी था, यानी कि इस टेथिस सागर के बीच में गोंडवाना लैंड और ऊपर अंगारा लैंड था। इन दोनों के बीच में अगर दो वस्तुओं के, कठोर वस्तुओं के बीच में अगर दबाव पड़ रहा है नीचे से, तो वो दबाव से नीचे की बीच की चीज ऊपर उठने लगी। तो इसी का परिणाम हुआ कि यहाँ पर पूरा हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो अब देखते हैं कि गोंडवाना लैंड, जो हम मेन विषय पे बात कर रहे थे, तो ये पूरा हिस्सा यहाँ पर ये पूरा गोंडवाना लैंड है, पूरा गोंडवाना लैंड है ये। क्योंकि हम मध्य प्रदेश यहाँ पर है, मध्य प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और हम छत्तीसगढ़ से अलग हुए हैं, तो हम भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड भूमि का नाम था, वो जम्बू द्वीप था और गोंडवाना लैंड था। तो इस तरह से हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। इस क्लास को देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों की उपजातियां, एक तरफ है जनजाति का नाम, दूसरी तरफ है उपजाति का नाम। तो जनजातियों की उपजातियों को जानना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस धरती पर निवास कर रहे हैं, तो हमारी जनजातियों को जानना बहुत जरूरी है। एक अपने सामान्य ज्ञान के लिए भी, और दूसरा परीक्षा की दृष्टि से भी। परीक्षा में इस पोर्शन से बहुत सारे सवाल आए हैं, और आगामी परीक्षाओं में यहाँ के पोर्शन से सवाल उठेंगे ही, क्योंकि ऐसा है, क्वेश्चन हमेशा बनता रहा है इस पोर्शन से। तो चलिए देखते हैं कि पहला इसमें जो जनजाति है वह है गोंड जनजाति। क्योंकि गोंड जनजाति से सभी परिचित हैं, गोंड जनजाति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि गोंड जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, और ये पूरे छत्तीसगढ़ में निवास करती है। दक्षिणी हिस्से यानी कि बस्तर के पूरे संभाग में गोंड जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है, और उसके बाद मध्य क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र आते हैं, तो वहां के पहाड़ों में इनकी संख्या, या बीच मध्य क्षेत्र में इनकी संख्या है। कि जब उत्तरी क्षेत्र आते हैं तो थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि इनकी जो संख्या है नीचे सबसे ज्यादा है, बीच में थोड़ी सी कम है, और ऊपर थोड़ी सी कम है। इस तरह से इनकी जनसंख्या नीचे से ऊपर की ओर थोड़ी सी कम हो रही है, सबसे ज्यादा है नीचे। और अब पूरी जनसंख्या को देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में इनका विस्तार है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनजातियों की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है, सबसे मुख्य जनजाति है आज। तो नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है, उनमें से जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? 78,22,000। और जो इनका प्रतिशत है वो है 30.62%। अब गोंड जनजाति के बारे में देख रहे हैं, तो जो इनकी जनसंख्या है जनजातियों की 78.22 लाख, इनमें से पूरी जनजातियों की तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा इनका संख्या है 56% गोंड जनजातियों का। दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे फर्स्ट में हो जाएगा गोंड। देखो ये क्रम है, और इस क्रम पे क्वेश्चन आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या की दृष्टि से क्रम क्या क्या है। तो ये पूरे जनजातियों में जो क्रम बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और देखते हैं कि इसमें फर्स्ट कौन है? गोंड है। तो गोंड सबसे ज्यादा है 56%। उसके बाद आ जाएगा कंवर, कंवर जनजाति
इसके बाद आ जाएगा उरांव जनजाति, फिर आ जाएगा हलवा जनजाति। ये टॉप 4 जनजातियां हैं जो छत्तीसगढ़ में जनसंख्या की दृष्टि से इनका अनुमान लगाया गया है कि ये सबसे ज्यादा जनसंख्या गोंड की है, उसके बाद कंवर की है, फिर उरांव की है और फिर हलवा की है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पूरे छत्तीसगढ़ में इनका क्रम इस तरह से निर्धारित हो गया है। तो इसको थोड़ा सा तुम एक छोटा सा कोटिंग करके याद कर सकते हो। गो कऊ हलवा, गो कऊ हलवा, 2-3 बार इसको पढ़ लेना, देख लेना, गोकाऊ हलवा। और इस जो रैंक बना हुआ है इससे क्वेश्चन आया हुआ है, पहले ही पूछ चुका है कि छत्तीसगढ़ में सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी है, गोंड है। तो उसके बाद इसका क्रम में पूछा गया कि छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, कंवर है। टॉप 3 रैंक तक पूछा गया है कि क्रम में बताइए कि कौन कौन सी जनजातियों का जनसंख्या की दृष्टि से क्रम है। तो गो कऊ हलवा करोगे तो याद आ जाएगा, फर्स्ट गोंड, फिर कंवर। जातियों की जो उपजातियां हैं वो कौन कौन सी है, एक तो अबुझमाड़िया है। अबुझमाड़िया को एक विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा इन्हें दे दिया गया है ताकि इनका उत्थान हो सके, इनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास हो सके। उसके बाद है मुड़िया, माड़िया, दोरला, परजा, धुरवा, अगरिया, कमार, कंडरा, ओझा, खैरवार, प्रधान, कोईपाल। इनमें से काफी जनजातियों के बारे में हम परिचित पहले से हो चुके हैं। मुड़िया है, मुड़िया एंड देहर घोटुल पुस्तक लिखी थी इनके ऊपर, है ना। मुड़िया और एक माड़िया है, इसको भी अलग जनजाति के रूप में याद रखना है। दोरला है, ये सारे बस्तर क्षेत्र में अधिकतम निवास करते हैं। परजा है, धुरवा, अगरिया। अगरिया के बारे में हम जान रहे हैं कि अगरिया एक इंजीनियर जनजाति होती है जो कवर्धा रेंज में निवास करती है। इनका काम क्या है कि लोहे को गलाकर बहुत अच्छे अच्छे औजार बनाना है। तो इन्हें एक लोहार से भी उच्चतम कोटि का स्थान प्राप्त हुआ है। इसे छत्तीसगढ़ का इंजीनियर जनजाति कहा जाता है अगरिया को। फिर कमार है, कमार को हम देख चुके थे, इन्हें भी केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। गरियाबंद क्षेत्र में इनका मुख्यालय है। फिर कंडरा, ओझा। ओझा को हम पहले से जान चुके हैं कि ओझा जनजाति क्या करती है, गोदना गोदने का कार्य करती है। अनुसूचित जनजाति में पढ़े थे ना, ओझा गोदना गोदने का कार्य करती है, इन्हें याद रखना है। और ये गोंड की उपजाति में है। फिर दूसरा है खैरवार। खैरवार जनजाति को हमने देखा था कि यह सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है और इनका कार्य क्या है, कत्था बनाने का काम है। कत्थे के पेड़ से कत्था बनाती है। ये आज पान में जो खाते हो वो कत्था इनकी मेहनत से आता है। अगला है प्रधान जनजाति। प्रधान जनजाति के बारे में पढ़ चुके थे और इसको फिर से देख लेते हैं कि प्रधान जनजाति क्या है। तो प्रधान जनजाति ये भी जस्ट कवर्धा क्षेत्र में निवास करती है और इनका काम क्या था, गाना गाने का काम था। जो हम एक बार चर्चा किए थे कि प्राचीन समय में इस रेंज में धमधा क्षेत्र में गोंड राजा लोगों का निवास रहता था वहां पर। तो यहाँ पर वो गाना गा के उनका मनोरंजन करते थे गोंड राजा का। और इनमें लिंगो पाटा नृत्य की भी देखा गया था कि इनमें लिंगो पाटा नृत्य होता है। तो चीजों को कनेक्ट करके याद करना है। ऐसा नहीं है कि उपजाति पढ़ रहे हैं तो उपजाति ही पढ़ रहे हैं, नहीं, उनमें क्या क्या था ये बात हमें हमेशा याद रहना चाहिए यहाँ पर। तो देखो, इन चीजों को याद रखने के लिए तुम्हें अभ्यास बहुत करना पड़ेगा ना, चीजें पकड़ के रखनी पड़ेगी। और तुम कोशिश नहीं करोगे, तुम करोगे अभ्यास। करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। अगर निकले हो युद्ध में तो सारी चीजों को तैयार करके रखना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में कमांड बनाना पड़ेगा। पारंगत नहीं बनना है पर थोड़ी थोड़ी सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। और उसमें से सबसे प्रमुख सब्जेक्ट हमारा छत्तीसगढ़ है। जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ को तो वो छोड़ेंगे नहीं। जिस राज्य में जाओगे उस राज्य का वो एक अलग बुक रहता है जिसको एग्जाम में देता है। अगर राजस्थान जा रहे हो तो राजस्थान का एक अलग ही उनका परिचय बुक होगा। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का एक अलग सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, वैसे ही राजस्थान का राजस्थान के लिए रहेगा एग्जाम। मध्य प्रदेश का अगर एग्जाम दे रहे हो तो मध्य प्रदेश का एक अलग सब्जेक्ट रहेगा। और वैसे ही हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ है तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का एग्जाम एक अलग पेपर होता है। देखे हो कि छत्तीसगढ़ का एग्जाम का एक अलग ही 50% हिस्सा है उसमें। अगर तुम इस 50% हिस्से पे भी कमांड बना लेते हो तो तुम्हारी जीत पक्की है। इसलिए कोशिश नहीं करना है, तुम्हें करना है अभ्यास। अभ्यास करेंगे जरूर जीत जाएंगे। दूसरी जनजाति है बैगा। देखो एक चीज और जान लो, अभी जो तुम प्रयास कर रहे हो
इस प्रयास को तुम्हारा कोई नहीं देख रहा है, इस प्रयास में तुम्हारे साथ कोई नहीं है। पर एक दिन जब तुम कुछ बन जाओगे ना, इस प्रयास को तुम मौन होकर देखना कि तुम जिस समय लोग सो रहे हैं, जिस समय लोग अपने घरों में एसी कूलर में पैक होकर रह रहे हैं, उस समय तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने काम पे लगे हो। जो अपने काम पे लगा होता है वही एक दिन जीत हासिल कर लेता है। तो इस चीज से कभी निराश नहीं होना कि दुनिया सो रही है, दुनिया आराम कर रही है और मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। अपने काम में एकदम लगे रहो, अपनी चीजों पे 100% रहो, जीत निश्चित ही होगी, है ना। दूसरा देखते हैं बैगा जनजाति। बैगा जनजाति का निवास है मैकल श्रेणी। और हम इसको जब देख रहे थे कि बैगा का महत्वपूर्ण स्थान कैसे है, तो विशेष कृषि जनजातियों में हमने देखा एक अबुझमाड़िया है, दूसरा है बैगा, फिर बिरहोर, फिर कोरवा। कोरवा को पहाड़ी कोरवा बोलना है क्योंकि उन्हें ही मिला है विशेष कृषि जनजाति में स्थान। फिर आते हैं बिरहोर। ऐसे करके 5 जनजातियां हैं, उसमें है बैगा प्रमुख जनजाति। अब देखो कि ये बैगा में क्या खास बात है। हमने देखा था कि विशेष कृषि जनजातियों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो बैगा की है। तो इसकी जनसंख्या कितनी है, तो 89,000 लगभग। सबसे ज्यादा निवास होने के कारण हमें याद किया था कि 89,000 है। तो ये मैकल श्रेणी में निवास करती है। और देखा गया है कि जो वहां पर डोंगरगढ़ माता का जो मंदिर है वहां पे इनके पुजारी हैं ये। तो बैगा को हमने याद किया था कि बैगा जनजाति माता के पुजारी होते हैं। अब की बैगा जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी, क्योंकि बैगा जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है, माता के भक्त पुजारी होते हैं। हर जगह मंदिरों में इनका मतलब स्थान होता है कि वो माता की सेवा करेंगे। तो इनकी जो उपजातियां हैं वो है एक पुरका बैगा, बैगा की उपजाति पुरका बैगा, फिर सावत बैगा। तो 2 लाइन में याद कर लो बैगा के उपजाति को, पुरका बैगा, सावत बैगा। फिर अगला है घरोतिया, नरोतिया, फिर है कोडवन, कुंडी, नाहर, राई, रैनैना, भैना, नाहर। फिर है अगला बिंझवार। बिंझवार जनजाति को हम देख चुके थे कि इनसे जुड़े कौन प्रमुख व्यक्ति हैं, तो शहीद वीर नारायण सिंह। और इनमें तीर विवाह का प्रचलन है। हमने देखा था विवाह संस्कार में कि उनके समाज में यह प्रचलन है कि उनकी पुत्री का विवाह तीर से किया जाता है। जब उचित वर न मिले तो प्रतीकात्मक रूप से तीर से विवाह कर दिया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि बिंझवार किसकी है, बैगा की। देख रहे हैं कंवर। कंवर जनजाति में हमने देखा था कि इनमें बाल नृत्य प्रचलित है। बाल नृत्य एक मनोरंजन का नृत्य होता है, किसी भी अवसर पे वो इस नृत्य को संपन्न करते हैं, यानी कि मनोरंजन के रूप में बाल नृत्य। तो कंवर रहती है उत्तरी छत्तीसगढ़ में, यानी कि सरगुजा क्षेत्र में, और बीच के मध्य बिलासपुर क्षेत्र में। तो एक व्यू पता चल गया कि कंवर जनजाति कहाँ कहाँ निवास करती है। तो ऊपरी हमारे जो सरगुजा का जो बेल्ट है उस बेल्ट में निवास करती है, और बिलासपुर संभाग में भी इनका निवास स्थान है। देखते हैं अब इनके जो उपजातियां हैं, कंवर जनजाति की उपजातियों पे आइए चर्चा करते हैं कि इनमें से कौन कौन सी प्रमुख उपजातियां हैं। तो कमलवंशी, जो कंवर में है कमलवंशी, इनकी एक उच्च जातियों में से एक है कमलवंशी। फिर आते हैं कंवर, कंवर से कंवर याद कर लेना है। फिर दूध कंवर, इसी में आते हैं पैकरा। फिर आता है राठिया, शेरवा, छत्री। तो ये कंवर जनजाति की उपजातियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से भी सवाल बन चुके हैं। अगला देखते हैं उरांव। हमने देखा था उरांव का पंचायत प्रमुख कौन था, महतो था, याद किया था उर महतो। तो उरांव का पंचायत प्रमुख महतो है। साक्षरता में इनका सबसे ज्यादा योगदान है। इस छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी हुई, उरांव। स्थान कहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में है, यानी कि सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग जसपुर इसी में शामिल है, सरगुजा संभाग में, और इसका प्रमुख जिला जसपुर भी है। तो इसमें देखते हैं कि उरांव जनजाति में एक खास बात देखने को मिलती है कि ये भाषा परिवार हम जब देखेंगे कि मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार,
तो उसमें अब जब भाषा परिवार के बारे में जाते हैं तो बहुत सारी जनजातियां जो मुंडा भाषा परिवार में है, चूंकि जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है वो सारे मुंडा भाषा परिवार में आते हैं। तो हमारा जो ये उरांव जनजाति है ये भी उत्तरी छत्तीसगढ़ में रहती है, क्योंकि इन्हें होना चाहिए मुंडा भाषा परिवार में, पर ये एक अपवाद में आते हैं और प्रश्न का बार बार विषय बना हुआ है कि उरांव जनजाति किस भाषा परिवार में आती है। तो ये उरांव जनजाति है, ये द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। इन्हें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जो अपवाद वाले होते हैं वो क्वेश्चन का विषय बनते हैं। तो उरांव जनजाति जो उत्तरी छत्तीसगढ़ में रहती है, जहां पर मुंडा भाषा परिवार का पूरा निवास होता है, पर ये एक जाति ऐसी है जो द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। उरांव जनजाति का जो उपजाति है उनमें से मुख्य है धांगर। हमने देखा था धांगर धांगर धांगरी, बालकी धांगर, है ना। तो धांगर महतो जो युवागिरी में हमने देखा था है धांगर महतो, बालकी धांगरी, धांगर धांगरी, तो ये यहीं से आया है। उरांव जनजाति के जो उपजाति में आएगा धांगर, फिर आएगा धन का, फिर अगला किसान, फिर कुरास। तो इन्हें बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है कि उरांव जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं। अगला देखते हैं हलवा। हलवा जनजाति, हलवा जनजाति के विषय में पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है। हलवा जनजाति आर्थिक दृष्टि से सबसे संपन्न जनजाति है। विशेष बात यह है कि कबीरपंथी से प्रभावित हैं। कबीरपंथी ये मानते हैं ना, कबीरपंथी वाले होते हैं। कबीरपंथी में मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है और ये इस चीज को फॉलो करते हैं। हलवा जनजाति की उपजातियां देख रहे हैं, इसमें है छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया, मरेठिया। तो हलवा जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हुई। छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया, मरेठिया। हालांकि सर्वे है कि हलवा जनजाति कहाँ कहाँ पर निवास करती है। हलवा जनजाति पूरे बस्तर संभाग में निवास करती है। हलवा जनजाति का जो निवास होता है ये पूरा बस्तर क्षेत्र है, और यहाँ पर देखेंगे तो धमतरी में है और इधर बालोद में है। तो हलवा जनजाति यहाँ पर निवास करती है। आर्थिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है और कबीरपंथी में विश्वास रखते हैं, और इनके पास खेती किसानी बहुत ज्यादा होता है। भुजिया जनजाति, भुजिया जनजाति को हमने देखा था कि वर्ष 2003 में राज्य प्रशासन के द्वारा विशेष पिछड़े जनजाति घोषित किया गया था। इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति निम्न होने के कारण इनके उत्थान और विकास के लिए भुजिया विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है गरियाबंद में। इनका जो निवास स्थान है वह है गरियाबंद और थोड़ा बहुत रायपुर। इन जनजातियों में उपजातियां कौन कौन सी हैं। भुजिया की चिंदा भुजिया और चौकुटिया भुजिया। भुजिया जनजाति की उपजाति है चिंदा भुजिया और चौकुटिया भुजिया। अगला देखते हैं पंडो जनजाति। पंडो जनजाति को राज्य सरकार के द्वारा 2003 में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो पंडो जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति अगर निम्न हो रही थी, सरकार ने इस चीज को देखा तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए पंडो विकास अभिकरण की स्थापना की, जो सूरजपुर में इसका मुख्यालय है। पंडो का निवास हो जाता है सरगुजा जिले में और ज्यादातर सूरजपुर जिले में। पंडो जनजाति की दो उपजातियां हैं। पंडो की उपजातियां होंगी सरगुजिया और उत्तरांश। यहाँ से भी देख सकते हो कि उत्तर छत्तीसगढ़ में मिल रही है, तो उत्तरांश हो गया, और सरगुजिया में निवास कर रही है तो सरगुजिया संभाग में सूरजपुर आता है। तो सरगुजिया और उत्तरांश इनकी दो उपजातियां हैं। कंडरा जनजाति के बारे में, तो जो कंडरा जनजाति है इसका निवास स्थान देख लेते हैं। रायपुर में, धमतरी में, दुर्ग में, बालोद में। इसका मतलब है रायपुर संभाग के रायपुर और धमतरी जिले में मिल रहे हैं, और दुर्ग संभाग के दुर्ग और बालोद जिले में इनकी जनसंख्या है। तो कंडरा जनजाति
कंडा जनजाति के विषय में हमने देखा था कि बांस के बर्तन बनाने वाली जनजाति है। पहली क्लास में इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि कंडा जनजाति बांस का बर्तन बनाने में निपुण होती है। इनकी उपजातियां देखते हैं, झरिया, कनौजिया जाति या मुरिया जनजाति। र और ड़ में भेद नहीं है, दोनों एक ही है। मुरिया जनजाति या मुरिया जनजाति, ये मुरिया जनजाति को हम समझ सकते हैं कि ये सीधे सीधे बस्तर संभाग में रहती है, उनका निवास बस्तर संभाग में है। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर। तो ये हमने ऊपर देखा था कि गोंड की उपजाति है, यह गोंड की उपजाति है, क्योंकि गोंड की उपजातियां बहुत सारी मिलेगी, क्योंकि वो 30 शाखाओं में बटी हुई है। शाखाएं मतलब अगर ये गोंड जनजाति है, 56% ये जनसंख्या में है, सबसे ज्यादा निवास में है गोंड जनजाति। तो जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उनकी उपजातियां भी सबसे ज्यादा होंगी, उनकी शाखाएं भी बहुत ज्यादा होगी। तो ये जो 30 शाखाओं में बटी हुई है, 30 शाखाएं बोले तो 1, 2, 3 ऐसे कर करके पूरी ऐसी शाखाएं 30 है इनकी। और इसी में कई शाखाओं में ऐसे 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 करके जनजातियां हैं, जैसे कि उसी में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कंडा की उपजातियां देखेंगे, फिर यहाँ पर अबुझमाड़ियों की उपजाति देखेंगे। ऐसे करके 30 शाखाओं की कई अलग अलग उपजातियां हैं जो महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो मुड़िया जनजाति है जो, उनकी जो उपजातियां हैं, घोटुल मुड़िया, राजा मुड़िया, झोरिया मुड़िया। घोटुल मुड़िया, राजा मुड़िया, झोरिया मुड़िया। तो इस तरह से 3 जो इनकी उपजातियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। घोटुल मुड़िया को हम देख चुके हैं कि जो मुड़िया एंड घोटुल है उससे संबंधित है। मेरे की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मुड़िया एंड देयर घोटुल है, तो इस घोटुल मुड़िया के बारे में बात की गई है उसमें। अगला आते हैं कोन जनजाति, भी एक महत्वपूर्ण जनजाति है। कोन जनजाति का निवास देखते हैं कहाँ कहाँ पर है, तो ये रायगढ़ और महासमुंद के हिस्से में पाई जाती है, यानी कि जो उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र है वहां पर रायगढ़ है और महासमुंद है, उन बेल्ट में कोन जनजाति निवास करती है। कोन जनजाति के उपजातियों को देखते हैं तो डोंगरिया कोन और पेंगा कोन, क्योंकि नए शब्द हैं, नए शब्दों को एक खाली बक्से में कोई नया चीज डाला जाता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से अपने दिमाग में इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को एकदम याद करते जाना है कि कौन की जनजातियां होती हैं, डोंगरिया कोन और दूसरी है पेंगा कोन जाति देख रहे हैं। अगला जो जनजाति देख रहे हैं मुख्य जनजाति, वो है सौता। सौता का निवास स्थान देखेंगे तो सरगुजा, रायपुर, रायगढ़ और कोरबा, इन मध्य क्षेत्रों में सौता जनजाति का निवास होता है। इनकी उपजातियां देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़िया सौता, दूसरा है ओडिया सौता। सौता जनजाति की 2 उपजातियां हैं, छत्तीसगढ़िया सौता और ओडिया सौता। कमार जनजाति जो छत्तीसगढ़ की मुख्य जनजाति है, तो कमार जनजाति के बारे में हमने क्या देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि कमार जनजाति केंद्र सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है और इनके उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। और इनका जो निवास स्थान है वो कहाँ पर है, गरियाबंद जिला के देवभोग तहसील और इनका जो निवास स्थान है गरियाबंद जिला के देवभोग तहसील और बिंद्रा नवागढ़ तहसील। और थोड़ी सी जो पाई जाती है वो धमतरी जिले में भी आंशिक रूप से इनका निवास है, तो ज्यादातर निवास इनका गरियाबंद में है। इसलिए कमार विकास अभिकरण की स्थापना गरियाबंद में की गई है। इनकी जो उपजातियां हैं, एक है मकाड़िया, दूसरा है बुनरजिया। हमने देखा था मकाड़िया बंदर का मांस खाती है, हाँ, तो ये मकाड़िया जनजाति है जो कमार की उपजाति है जो बंदर का मांस खाती है। जनजाति जो छत्तीसगढ़ की मुख्य जनजाति है, भद्रा जनजाति के बारे में हमने देखा था कि ये सांस्कृतिक रूप से संपन्न जनजाति है। तो भद्रा जनजाति का निवास कहाँ पर है, तो बस्तर संभाग में इनका निवास है, वहां पे ज्यादा रहती है ये। बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा। अब इनकी जो उपजातियां हैं उनमें है पीत भद्रा, अमनीत भद्रा, एक गाना की तरह याद कर लेना, पीत भद्रा, अमनीत भद्रा, सांड भद्रा, जाड़ा भद्रा, ऐसे करके इनकी 4 उपजातियां हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्य जनजाति है और इनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। इनकी 2 उपजातियां हैं, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। इनका निवास कहाँ पर है, आइए देखते हैं। तो कोरबा जनजाति का निवास कोरबा जिला, सोच लो कि इसी से रिलेट करके याद हो जाएगा ये कोरबा जिला। एक है रायगढ़ जिला और एक है सरगुजा जिला। सरगुजा जिले में कोरबा का निवास है, पहाड़ी कोरबा का। हमने देखा था दुको विवाह प्रचलित है इनमें।
और दमनच नृत्य करती हैं। तो आइए यहाँ पर उसी को फिर दोबारा देखते हैं कि ये दो उपजातियों में बटी हुई है। तो जो भी कोरवा विकास अभिकरण पढ़ रहे हैं उसको पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण पढ़ना है, क्योंकि ये यही विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित है। केंद्र सरकार के द्वारा। तो जो कोरवा जनजाति की दो उपजातियां हैं, पहाड़ी कोरवा और दूसरा है दिहाड़ी कोरवा। तो इनमें से जो पहाड़ी कोरवा है उसको केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, ताकि इनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उत्थान किया जा सके। तो इन विशेष पिछड़ी जनजाति में ये शामिल कर दिए हैं और इनके लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है। तो जो पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण की स्थापना की गई है अंबिकापुर में, इससे पहले क्लास में हमने देखा था कि पहाड़ी कोरवा जनजाति विकास अभिकरण का मुख्यालय अंबिकापुर में है। अब दूसरा है दिहाड़ी कोरवा। पहाड़ी से मतलब समझ में आ गया कि जो पहाड़ में निवास करती है। दिहाड़ी मतलब क्या होता है? डीह, डीह या डीह। डीह मतलब होता है मैदान। जो कोरवा मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है उसे कहा गया है दिहाड़ी कोरवा, या डीह से दिहाड़ी हो गया है। तो डीह मतलब होता है मैदान। मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाली या डीह क्षेत्रों में निवास करने वाली दिहाड़ी कोरवा हो गई, और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली पहाड़ी कोरवा हो गई, क्योंकि वो अपने आप से सभी से अलगाव की स्थिति में रहते हैं, तो पहाड़ों में ही निवास करते हैं। तो उन तक शासन की योजनाएं पहुंच सके, उनका उत्थान हो सके, उनका विकास हो सके, उनके बच्चों को पढ़ाई मिल सके, उनको शासकीय सेवा में अवसर मिल सके, उनके लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं। हमें देखा था गोंड जनजाति की, यह गोंड जनजाति की उपजाति में है। क्योंकि गोंड जनजाति अपने आप में इतनी बड़ी जनजाति है कि उनकी उपजातियां भी बड़ी बड़ी हो गई हैं, उनकी भी कई शाखाएं हो गई हैं। हमने देखा था कि गोंड जनजाति की शाखाएं कितनी है? 30 में भी कई शाखाएं बटी हुई हैं। वैसे ही यहाँ पर माड़िया आके कई शाखाओं में बट गई है। इनका जो निवास है पूरे बस्तर संभाग में फैली हुई है। तो बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर इन क्षेत्रों में ज्यादा मतलब केंद्रित है। अब इनके अबुझ जो माड़िया जनजाति है, इनकी उपजातियां दो मुख्य हैं। एक है अबुझ माड़िया, दूसरा है दंडामी माड़िया। इन दोनों से परिचित हो चुके हैं कि अबुझ माड़िया जनजाति को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है। जो माड़िया जनजाति की उपजाति है पहली, वह है अबुझ माड़िया, जिसे केंद्र सरकार ने इसे विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया हुआ है और इनके उत्थान और विकास के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। अबुझ माड़िया विकास प्राधिकरण की स्थापना नारायणपुर में की गई है। इनका ज्यादा संकेंद्रण नारायणपुर में है। मतलब ये माड़िया नहीं, इनका अबुझ माड़िया का ज्यादा संकेंद्रण नारायणपुर में है, इसलिए नारायणपुर में अबुझ माड़िया विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। दूसरा है दंडामी माड़िया। हमने देखा था द गौर था एक नृत्य। वेरियर एल्विन की प्रसिद्ध पुस्तक द गौर पढ़े थे इसको? हान माड़िया। हमने देखा था इससे पहले क्लास में कि द गौर वेरियर एल्विन की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें दंडामी माड़िया के द्वारा या माड़िया जनजाति के द्वारा गौर नृत्य किया जाता है। इस गौर नृत्य को बाइसन हार्न माड़िया भी कहा जाता है। और वेरियर एल्विन ने इस नृत्य के बारे में क्या कहा था कि यह जो गौर नृत्य है यह विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य है। तो इन्होंने इसकी बहुत ही ज्यादा चर्चा की है और बहुत अच्छा वर्णन किया है माड़िया जनजाति के द्वारा। और इसे माड़िया भी कहेंगे तो ऑप्शन के हिस्से से ले सकते हैं। ऑप्शन में कभी कभी माड़िया भी लिया है द गौर के बारे में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दंडामी माड़िया। अगला है बिंझवार, बैगा की उपजाति है। बिंझवार जनजाति अपने आप में एक बड़ी जनजाति हो गई है, इसकी भी कुछ उपजातियां हो गई हैं। और बिंझवार खुद बैगा जनजाति की उपजाति है और इनका निवास है महासमुंद, बलौदा बाजार। बिंझवार जनजाति से संबंधित व्यक्ति कौन है? शहीद वीर नारायण सिंह है। और इनमें तीर विवाह का प्रचलन है। इनकी जो उपजातियां हैं एक है सोनझरा, दूसरा है बीरजिया, फिर है बिंझिया, फिर है बड़े बिंझवार। जो बड़े बिंझवार हैं ये इनकी उच्च कोटि की जाति में आते हैं, इसलिए इनके नाम के आगे बड़े लगा हुआ है। तो बड़े बिंझवार
उच्च जाति में आता है इनका। और जो सोनझरा जनजाति है, सोनझरा जनजाति नदियों से सोने के कण को छान छान कर निकालती है, इसलिए इनका नाम सोनझरा पड़ गया है। कोरकू जनजाति छत्तीसगढ़ की एक मुख्य जनजाति है, क्योंकि कोरकू जनजाति का निवास है सरगुजा और दूसरा है कोरबा का बीच का क्षेत्र। कोरकू जनजाति में हमने देखा था पाटो विवाह पढ़ा था, पाटो विवाह। अब कोरकू जनजाति में इनकी कुछ उपजातियां हैं। एक है बावरिया, बोगची, माक्सी, निहाल, बेंडिया। कोरकू जनजाति की मुख्य उपजातियां हैं बावरिया, बोगची, माक्सी, निहाल, बेंडिया। अगरिया, आप लास्ट अगरिया देख रहे हैं। हमारी अंतिम जनजाति है अगरिया जनजाति। क्योंकि अगरिया जनजाति के बारे में हमने देखा था पिछली क्लास में कि अगरिया जनजाति आग से लोहे तक गलाने का काम करती है और ये छत्तीसगढ़ की एक इंजीनियर जनजाति है ना। और ये लोहे के काम में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। प्राचीन समय से ये लोहे की कारीगरी, फावड़ा, हसली, पहसूल, बसुला, जो भी लोहे की तगाड़ी, ये लोकल भाषा में बोला जाता है, ये सब सारे निर्माण कार्य करते हैं। जो भी खेती किसानी के जो औजार बनते हैं हल के नीचे सारी चीजें लगती हैं, वो सब ये बनाते हैं और इनको बाकायदे बाजार में देते भी हैं। तो ये अगरिया एक इंजीनियर जनजाति है, इसे याद रखना है। इनका जो निवास क्षेत्र है वो मैकलसेडी है और बिलासपुर है। जहां पर बैगांव का निवास है उसी क्षेत्रों में अगरिया जनजाति का भी निवास है। एक क्षेत्र है वहां पर इनकी भी प्रधानता है, यानी कि मैकलसेडी में इनकी भी प्रधानता है। इनका जो उपजाति है वो है एक पथरिया, दूसरा है खुटिया। पथरिया मतलब लोहे के जो पत्थर होते हैं उसको गला गला के ये लोहा बनाती है, और खुटिया उन्हीं की एक दूसरी उपजाति है। तो इस तरह से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनकी जो उपजातियां हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हर परीक्षाओं में इनमें से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही गए हैं और इन्हें अच्छे से याद करना है ताकि हर एग्जाम में आए और आप इसमें निपुण होकर याद कर लो, ताकि एग्जाम में आए और प्रश्न आप बना लो।